नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अब से ठीक 19 घंटे के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ठीक 1140 मिनटों के बाद चुनाव आयोग 2024 की चुनाव की पूरी टाइमलाइन आपके सामने, मतलब देश के सामने रख देगा। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले नरेंद्र मोदी का 400 वाला सुपर एक्सक्लूसिव प्लान क्या है? क्या बीजेपी 370 टच कर रही है? क्या एनडीए 400 के पार जा रहा है? साउथ में मोदी को कितनी सीटें आ रही हैं? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र में क्या होगा? नरेंद्र मोदी ने चुनाव के ऐलान होने से ठीक पहले एक बहुत बड़ा हिंट दिया है आज, और क्लियरली कह दिया 2024 में जो लहर उठेगी बहुत दूर तक जाएगी। मोदी ने यह तक कहा कि अब की बार इंडिया अलायंस का घमंड चूर चूर हो जाएगा, कई लोगों की नींद खराब हो जाएगी। तो आखिर कल के बाद ऐसा क्या होने वाला है? चुनाव के ऐलान से ठीक पहले तेलंगाना में के कविता को ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया, आज की बहुत बड़ी खबर है। मतलब सियासी तापमान बहुत बढ़ गया है। कल सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल की अदालत में पेशी है, दोपहर में चुनाव का ऐलान है। मतलब इस वक्त क्या क्या ट्रेंड कर रहा है और चुनाव का असल रुझान क्या दिख रहा है, देखिए आज की पक्की रिपोर्ट। जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। डीएमके, कांग्रेस के, इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। चुनाव के ऐलान से पहले देश का मिजाज क्या है? देश की आवाज क्या है? चुनाव के ऐलान से पहले किस खेमे का जोश हाई है, किस खेमे में खौफ हाई है? ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे देश की ऊर्जा को नई ताकत दे रहे हैं। साउथ इंडिया की 130 सीटों पर किसका जोर है, किसका शोर है? नॉर्थ इंडिया की 151 सीटों पर किसके फेवर में पब्लिक का मूड है? ईस्ट इंडिया की 118 सीटों पर कौन सबसे हॉट फेवरेट है? वेस्ट इंडिया की 78 सीटों पर अब की बार किसे मिलने वाला वोट भरपूर है? सेंट्रल इंडिया की 40 सीटों पर, नॉर्थ ईस्ट की 24 लोकसभा सीटों पर जीत का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, एक आवाज, एक नारा, हर लोकेशन पर, हर रैली में सुनाई दे रहा है। वो नारा है 24 में 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार हर एक जगह पे कमल खिलना चाहिए। हर कोई कह रहा है अब की बार 400 पार। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार। तो क्या सच में मोदी 400 के पार चले जाएंगे, या फिर 300 पर अटक जाएंगे, या फिर 320, 350, 370 तक ही पहुंच पाएंगे? क्या 24 का चुनाव एक तरफा होगा? क्या मोदी बम्पर सीटें लाएंगे, या फिर इंडी अलायंस वालों से कड़ी टक्कर पाएंगे? क्या चुनाव फंस जाएगा? क्या 2004 जैसा रिजल्ट आएगा, या फिर 1984 वाला रिजल्ट पहली बार दिखाई देगा? क्या मोदी सच में 400 प्लस सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बनाएंगे? इसका एक अंदाजा ओपिनियन पोल के नंबर्स देखकर लगाया जा सकता है, मगर एक ओपिनियन पोल से देश के सेंटीमेंट की क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगी। इसके लिए आपको 3 अलग अलग ओपिनियन पोल के आंकड़े देखने होंगे, 3 अलग अलग एजेंसियों के सर्वे का डेटा खंगालना होगा। साउथ की बात थोड़ी देर में करेंगे, जहां मोदी ने खुलकर कहा यह लहर बहुत दूर तक जाएगी, इंडी अलायंस का घमंड चूर चूर कर जाएगी, दिल्ली में बैठे चुनावी एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा जाएगी।
मोदी के ऑडियो वीडियो के साथ साउथ की फुल रिपोर्ट थोड़ी देर में देंगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। इंडिया टीवी CNX का सर्वे बता रहा है इस बार यूपी में बीजेपी अकेले 74 सीट जीत सकती है, जो पिछली बार से 12 सीटें ज्यादा होंगी। एनडीए को 78 सीटें मिल सकती हैं, जो 2019 से 14 सीटें ज्यादा होंगी। यूपी के दूसरे ओपिनियन पोल का डेटा कह रहा है एनडीए 74 सीटें जीत सकती है। तीसरा ओपिनियन पोल कह रहा है कि यूपी में एनडीए को 77 सीटें मिल सकती हैं। यूपी के तीनों सर्वे से क्लियर है एनडीए 2019 की 64 सीटों वाली टैली में अब की बार 10 से ज्यादा सीटें एक्स्ट्रा ऐड कर सकती है। पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है, 2024 की एक ही आवाज है, एक ही स्वर है पूरे देश से कि फिर एक बार ये सिद्धार्थनगर की आवाज नहीं है, सिद्धार्थनगर की आवाज में बोलो, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के लिए सब लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? आप मुझे बताओ, ये जो गरीब को राशन मिल रहा है, क्या ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग दे पाते? क्या ये फ्री में राशन दे पाते? क्या ये कांग्रेस और सपा बसपा के लोग दे पाते? तो जब ये लोग दे नहीं सकते हैं, जब ये लोग आपका सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आपकी आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो फिर उनको अपने सिर पर बिठा करके ढोने की आवश्यकता भी नहीं है। इसकी एक वजह खुद मोदी है और दूसरी वजह मोदी के वो पार्टनर्स हैं जिनके साथ 24 के लिए बीजेपी ने पार्टनरशिप की है। इस अलायंस में अनुप्रिया पटेल का अपना दल तो पहले से है, अब जयंत चौधरी की RLD, ओम प्रकाश राजभर की SBSP और निषाद पार्टी की फोर्स भी जुड़ गई है। 2019 में जब बीजेपी यूपी में अपना दल के साथ अलायंस में लड़ी तो उसके 40 उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट मिले। अपना दल ने भी अपनी 2 सीटें जीती, लेकिन बीजेपी की खुद की टैली 2014 की 71 सीटों से घटकर 2019 में 62 रह गई। मगर अब की बार RLD के एनडीए में आने से यूपी की जाट प्रभावित 12 सीटों पर फायदा हो सकता है। ईस्टर्न यूपी की 10 से 12 लोकसभा सीटों पर मौजूद कुर्मी वोटर्स में अनुप्रिया पटेल का गहरा असर है। कुर्मी वोटर्स यादवों के बाद यूपी के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट ओबीसी वोट बैंक हैं। इसी तरह यूपी की 5 से 6 लोकसभा सीटों पर राजभर समुदाय के ओम प्रकाश राजभर की अच्छी पैठ है, जो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। रही बात निषाद पार्टी की, तो इसके मुखिया संजय निषाद की मल्लाह, मांझी, बिंद वोट बैंक पर अच्छी खासी पकड़ है। यूपी में इस तरह के छोटे छोटे अलायंस करके मोदी ने 80 में से मैक्सिमम सीटें जीतने का जो प्लान बनाया है वो सच होता दिख रहा है और हार का डर विरोधियों के चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। जनता इन्हें हराकर अपना खामियाजा खुद वसूल लेगी। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि विपक्ष को अपमानित करने के लिए, उनको डराने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल होता आया है और कोई उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र है, जितने भी नेता पार्टी छोड़ के गए या और जगह प्रदेश हैं, वहाँ पर जिन जिन के खिलाफ एजेंसियां काम कर रही थीं, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, एजेंसियों ने उनको परेशान करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना रोक दी। ये केवल वोट के लिए, केवल ये वोट के लिए कैसे माहौल खराब हो, कैसे नफरत फैले, कैसे खाई पैदा हो, उससे कैसे पॉलिटिकल लाभ लिया जाए वोट के लिए। ओपिनियन पोल्स के आंकड़ों से ये क्लियर है। अब आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र की सियासी पिच पर इस वक्त एनडीए और इंडी अलायंस दोनों की सीटें नहीं बटी हैं। सीटों को लेकर अभी सिर्फ इधर उधर से ही खबरें आ रही हैं, मगर महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल बता रहा है कि 19 की ही तरह 24 में भी महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर वोट मोदी के नाम पर ही पड़ने वाला है, राहुल के नाम पर नहीं, इंडी अलायंस के नाम पर नहीं। इंडिया टीवी CNX के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एनडीए अलायंस 35 सीटें जीत सकता है। इसमें बीजेपी 25 सीट, शिवसेना शिंदे ग्रुप की 6 सीट, अजीत पवार की एनसीपी 4 सीट जीत सकती है। यानी एनडीए 2019 वाला फिगर मेंटेन कर रही है, जबकि इंडी अलायंस 2 सीटों की बढ़त के साथ 13 सीटें जीत सकती है।
दूसरे सर्वे में तो और भी चौंकाने वाला डेटा है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र में एनडीए 41 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडी अलायंस के खाते में सिर्फ 7 सीटें आ सकती हैं। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ा और अब की बार महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव ऐसा होगा जब बीजेपी बिना ठाकरे परिवार के मैदान में होगी और शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को साथ लेकर लड़ेगी। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है, इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है, क्योंकि देश में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है जो 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए लोगों को इस बार भी मोदी सरकार चाहिए। देखो, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की ओर से 48 के 48 सीटें का बंटवारा करीब करीब हो चुका है। एक 4-6 जगहों के बारे में आज या कल में इसमें फाइनल निर्णय हो जाएगा ऐसी अपेक्षा है और ये सारी सीट पर हमारे उम्मीदवार खड़े रहेंगे। और महाराष्ट्र की आज की स्थिति अगर देखी जाए तो महाराष्ट्र में की जनता महाराष्ट्र सरकार के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर में बहुत बड़ी नाराजगी से देख रही है, नाराज है और ये नाराजगी का फायदा हम लोगों को लोकसभा के चुनाव में होगा। और अब बात बिहार की 40 लोकसभा सीटों की करते हैं। यहां भी सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले पर खींचतान हो रही है। बीजेपी जेडीयू में तो करीब करीब बात बन गई है। लेकिन एनडीए खेमे में पशुपति पारस ने गेम बदल दिया है। उन्होंने कैमरे पर आकर कह दिया है कि वो हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान से कोई समझौता नहीं करेंगे। वो एक स्टेप आगे जाकर ये तक कह चुके हैं कि उनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले चाचा भतीजे की एक खींचतान बिहार में एनडीए की मुश्किलें थोड़ा बढ़ा सकती है। एनडीए गठबंधन के पार्ट हम हैं, हमारी पार्टी 2014 से लेके और आज तक बहुत ईमानदारी और बहुत वफादारी से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन के साथ मित्रता निभाई। घोषणा के बाद यदि हमको उचित सम्मान नहीं दिया गया तो हमारी पार्टी और हम लोग स्वतंत्र हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ, कहीं भी जाने के लिए हम फ्री। रही बात इंडी गुट की, तो महाराष्ट्र की ही तरह बिहार में भी इंडी अलायंस की पिक्चर पूरी तरह क्लियर नहीं है। कांग्रेस 15 सीटों पर लड़ना चाहती है, आरजेडी इतनी सीटें उसे नहीं देना चाहती। अंदर खाने डील की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। और विरोधी गुट में इस असमंजस वाली स्थिति का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होने के संकेत हैं, क्योंकि बिहार में भी वोट मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरे पर ही पड़ने वाले हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि 40 में से मोदी कितनी सीटें जीतने वाले हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए को 40 में से 35 सीटें मिल सकती हैं, जो 19 के मुकाबले 4 सीट कम है। इंडी अलायंस को 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जो 19 के मुकाबले 4 सीट ज्यादा है। दूसरे सर्वे का डेटा कहता है कि बिहार में एनडीए को 38 और इंडी अलायंस को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं तीसरे सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए 7 सीटों के नुकसान के साथ 32 पर रुक सकती है। इंडी गुट 8 सीटें जीत सकता है। बिहार में एनडीए को पिछली बार के मुकाबले नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन एक चीज साफ दिख रही है, हर सर्वे में एनडीए 30 के ऊपर जा रही है और इसकी एक बड़ी वजह मोदी और नीतीश की जोड़ी की वापसी भी है। 2014 में जब जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, तब एनडीए ने 31 सीटें जीती थीं। 2019 में जब दोनों साथ आए तो एनडीए की टैली 39 तक पहुंच गई।
नीतीश ने समय रहते भूल सुधार किया, मोदी से हाथ मिलाया और फायदा 24 में होता दिख रहा है। पिछली बार लोकसभा में भी हम लोगों ने इस 40 में से 39 सीटें जीती थी। एक हमने किशनगंज की सीट जनता दल यूनाइटेड की जो कोटे में थी, बहुत कम मार्जिन से हम लोग हार गए थे, लेकिन वो हम मानते हैं कि वो परिस्थिति हमारे उम्मीदवार के चयन में ये हमारी कहीं ना कहीं भूल हुई थी, जिसके चलते वो सीट हम हार गए थे। अदरवाइज किशनगंज की सीट भी हम जीतते और इस बार भी हम 40 के 40 सीट पर अपना कब्जा हम बरकरार रखेंगे। कारण ये है कि मैं समझता हूँ कि देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ा है और लोग मानते हैं कि मोदी जी ने एक डिलीवर सिस्टम किया है। वो परसेप्शन बनाने में कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में परसेप्शन बन गया है कि मोदी जी इज ट्राइंग हिज बेस्ट। अब आते हैं पश्चिम बंगाल। यहां 42 लोकसभा सीटों पर दीदी की गाड़ी थोड़ी फंसी हुई है। मोदी ने बंगाल में रफ्तार तो पकड़ी है, टारगेट 35 सीटें जीतने का है। संदेश खाली और ममता सरकार की लापरवाही से बीजेपी को मौका मिल गया है। लेकिन चुनाव के ऐलान के ठीक पहले बंगाल में दीदी को लगी चोट के बाद वोटर्स में इमोशन अचानक बढ़ गए हैं। लेकिन इस इमोशन का सर्वे के आंकड़ों पर क्या असर पड़ रहा है वो भी देख लीजिए। इंडिया टीवी CNX के सर्वे के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 20 सीटें जीत सकती है। इंडी गुट 22 सीटें लेता हुआ दिख रहा है। सर्वे नंबर 2 में बीजेपी को टीएमसी से ज्यादा यानी 25 सीटें मिलने के संकेत हैं। इंडी गुट या कहें टीएमसी 17 सीटें जीत सकती है। ऊपर से टीएमसी के भीतर ही खींचतान शुरू हो गई है। पहले ममता बनर्जी के भाई बाबुन उनसे रूठे, अब टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह और दिव्येंदु अधिकारी ने चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है। यानी बंगाल में बीजेपी फुल फोर्स के साथ लड़ने जा रही है। रही बात हिंदी बेल्ट की, तो यहां बीजेपी के लिए रास्ता पूरी तरह क्लियर है। इंडिया टीवी CNX के सर्वे के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी 25 में से 25 सीटें जीत सकती है। MP में 29 में से 29, हरियाणा की 10 में से 10, उत्तराखंड की 5 में से 5, हिमाचल की 4 में से 4, दिल्ली की 7 में से 7 और गुजरात की 26 में से 26 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। यही पैटर्न बाकी दूसरे सर्वे भी दिखा रहे हैं। 2014 के बाद से ही हिंदी बेल्ट को बीजेपी ने पूरी तरह डोमिनेट किया है। गुजरात में भी यही दृश्य दिखा है। मगर अब की बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मोदी को अच्छी खासी टक्कर मिल रही है। केजरीवाल दिल्ली की टर्फ पर भी बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं और गुजरात जाकर भी बड़ा खेल कर सकते हैं। चुनाव के ऐलान के ठीक पहले गुजरात में आपका ये प्लान एक्टिवेट हो चुका है। आज मैं गुजरात के लोगों को यही कहने के आया हूं, आप 26 उनके देते हो, इस बार एक बार 2 मेरे दे के देख लो। अभी तक भाजपा का माल ट्राई करके देख लिया, इस बार मेरा माल ट्राई करके देख लो। मेरे 2 जिता के देख लो। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अभी मान साहब कह रहे थे, एक दिन नहीं बीतेगा जब लोकसभा के अंदर गुजरात की आवाज नहीं उठाई जाएगी, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। मोदी को पता है कि अगर 24 में 400 के पार जाना है तो देश का कोना कोना छान मारना होगा और इसमें साउथ इंडिया का रोल सबसे ज्यादा है। इसीलिए जनवरी से ही मोदी नॉन स्टॉप दक्षिण भारत के राउंड लगा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। तमिलनाडु में मोदी का टारगेट कम से कम 25% वोट शेयर हासिल करने का है। सीटों की संख्या डबल डिजिट में लेकर जाने का है। इंडिया टीवी CNX के सर्वे का डेटा भी बता रहा है कि अब की बार तमिलनाडु में बीजेपी 18% वोट शेयर के साथ 4 सीटें जीत सकती है। मोदी इसे और बढ़ाना चाहते हैं। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में
बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। लेकिन अब देश इनको और नहीं सहेगा, अब और नहीं सहेंगे, अब और नहीं सहेंगे। कांग्रेस और डीएमके दोनों को हिसाब जल्द ही देना होगा। तमिलनाडु के बाद बीजेपी का एक मुश्किल टर्फ केरल भी है। 2014 में केरल में 10% वोट हासिल करने वाली बीजेपी 2019 में 13% पर जरूर आई, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस बार केरल में भी मोदी लहर का असर दिख रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक केरल की 20 सीटों में से 3 सीट पर कमल खिल सकता है। मोदी इस 3 को 10 के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। इस बार केरला में कमल खिलने जा रहा है। केरला में जनता हमें पिछले चुनावों में डबल डिजिट वोट परसेंट वाली पार्टी बना चुकी है। अब बीजेपी के लिए डबल डिजिट सीट्स की मंजिल बहुत दूर नहीं है। यहां की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। यहां बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानूरिल अधिगम, इत्तमणा 24 के चुनाव का एक और बड़ा उलटफेर तेलंगाना में भी दिख सकता है। शुक्रवार को जिस वक्त नरेंद्र मोदी तेलंगाना में लाखों की भीड़ से गुजरते हुए रोड शो निकाल रहे थे, उसी वक्त ईडी केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली शराब घोटाले केस में बीआरएस नेता के घर से छापेमारी के बाद कस्टडी में लेकर हैदराबाद से दिल्ली निकल चुकी थी। चुनाव के ऐलान के ठीक पहले इस घटनाक्रम ने तेलंगाना में चुनावी हीट और बढ़ा दी है। टेम्परेचर बहुत हाई है और इस टेम्परेचर का अंदाजा आप केसीआर के बेटे केटीआर की इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं, जो इस वक्त आग बबूला हो रखे हैं और ईडी के अधिकारियों से ही भिड़ गए। Family cannot come in, and she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before magistrate, but she wants to make a case. इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे का डेटा बता रहा है कि अब की बार तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। 17 लोकसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती हैं, जो पिछली बार के मुकाबले 1 सीट ज्यादा होंगी। इससे एक चीज तो साफ है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक मोदी लहर को देखकर पब्लिक का जोश हाई है और चुनाव के ऐलान के ठीक पहले विरोधियों में खौफ का आलम ऑल टाइम हाई है और ये मोदी को 400 पार ले जाने वाला साइन है।